राधे राधे साथियों, मैं रश्मि चौधरी आज फिर से यथार्थ अकेडमी में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ साथियों आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी होगी। प्यारे साथियों, मैंने बात की थी पिछली कक्षा में विशेषण की। पिछली कक्षा में हम विशेषण टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं विशेषण के प्रकार। किसके? विशेषण के प्रकार। हमने साथियों बात की थी विशेषण की बात की थी और विशेषण के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाने वाला। विशेषता बतलाने वाला। यदि हम विशेषण की बात करें तो क्या होगा? विशेषण बतलाने वाला। विशेषता बतलाने वाला। आगे हम साथियों बात करें किस किस हेडिंग पर हमने बात की थी पिछली कक्षा में, तो साथियों हमने बात की थी विशेषण की, जिससे विशेषता बतलाई जाती है वह होता है विशेषण। उसके बाद में हमने बात की थी विशेष्य की। विशेष्य होता है साथियों जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, यानी कि कर्ता की विशेषता बतलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे मैंने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान है। तो साथियों सीता का मुख, सीता आपका हो गया विशेष्य और आपका विशेषण इसमें हो जाएगा मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। कैसा है? चंद्रमा के समान। कैसा है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा है वह आपका विशेषण है या फिर कह सकते हैं उपमान है, और सीता की बात करें तो यह है उपमेय। यहाँ साथियों विशेषण से आपका उपमा अलंकार भी क्लियर हो जाता है। उपमेय है और इधर उपमान। चंद्रमा क्या है साथियों? चंद्रमा आपका उपमान है, विशेषण है। इधर हम कहें सीता क्या है? सीता इधर आपकी उपमेय है और उपमेय के साथ साथ साथियों विशेष्य भी है। आगे हमने बात की थी उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण साथियों, उद्देश्य विशेषण क्या होता है? उद्देश्य विशेषण की बात करें तो उद्देश्य विशेषण होता है कर्ता से पहले यदि कोई विशेषण शब्द आए तो वहां उद्देश्य विशेषण होता है। आगे बात करते हैं विधेय विशेषण। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है विधेय विशेषण। क्या? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण होता है साथियों, विधेय का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया। क्रिया से पहले और कर्ता के बाद जो भी विशेषण शब्द आता है उसे कहते हैं हम विधेय विशेषण। उसके बाद में साथियों हमने बात की थी प्रय विशेषण। प्रय विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषण की भी विशेषता बतलाना। विशेषण की भी जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रय विशेषण कहते हैं। आगे हमने बात की थी साथियों संज्ञा विशेषण की। संज्ञा विशेषण की साथियों संज्ञा विशेषण की यदि हम बात करें तो संज्ञा विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां संज्ञा का अभाव होने के कारण हम संज्ञा को ही क्या बना लेते हैं? विशेषण। संज्ञा का अभाव होगा और विशेषण शब्द को ही हम संज्ञा बना लेते हैं, वह क्या होता है? संज्ञा विशेषण होता है। मैंने एक उदाहरण दिया था भूखों को भोजन कराओ। भूखों को भोजन कराओ। साथियों ये भूखों शब्द है, भूख शब्द होता है संज्ञा। यदि मैं इसे विशेषण बनाऊं तो भूखों का शाब्दिक अर्थ कुछ ना कुछ निकलता है। भूखे क्या हो सकते हैं? व्यक्ति हो सकते हैं। भूखों को भोजन कराओ, तो ये क्या होगा साथियों? ये आपका होने वाला है संज्ञा विशेषण। उसके बाद में हमने बात की थी पुनरुक्ति विशेषण की। किसकी बात की थी? पुनरुक्ति विशेषण की। साथियों पुनरुक्ति विशेषण क्या होता है? पुनरुक्ति विशेषण की बात करें तो एक ही विशेषण शब्द बार बार आए, एक ही विशेषण शब्द बार बार आए, वह क्या होता है? पुनरुक्ति विशेषण होता है। उसके बाद में हमने बात की थी विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं साथियों
तीन होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। मूलावस्था, दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था और तीसरी आपकी होती है उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था। साथियों, यदि हम मूल की बात करें तो मूलावस्था होती है जो मूल होती है। जैसे राम सुंदर है, हम सुंदर शब्द में कोई भी चेंजिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सुंदर क्या है? विशेषण है, और विशेषण कहता है कि मूल अवस्था में विशेषण मूल ही होना चाहिए। इधर हम उदाहरण देखते हैं। से, या तो आप से लगा सकते हो या आप तर लगा सकते हो। इन शब्दों को रखकर यहाँ वाक्य बना सकते हो। ये से और तर दो में से किसी एक की तुलना करता है। दो में से तुलना की जाती है किसमें? उत्तरावस्था में। दो में से तुलना यदि हो रही है तो वह वाक्य किसका होगा? उत्तरावस्था का वाक्य होता है। जैसे राम मोहन से सुंदर है। राम मोहन से सुंदर है। साथियों, राम मोहन से सुंदर है। से किससे? दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है और बाद बीच में क्या लगा हुआ है? इसके जस्ट बाद में, संज्ञा के बाद में क्या लगा होता है? से। राम मोहन से, अब से है इसमें तर, उत्तरावस्था का वाक्य है। यदि मैं कह सकती थी राम सुंदर तर है, तो ये भी क्या है? दो में से किसी की एक की तुलना की जा रही है, या फिर कह सकते हैं दो में से किसी को अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तरावस्था होती है। यदि मैं अपादान की बात करूँ, कारक की बात करूँ, तो इसमें अपादान कारक होता है। कारक की दृष्टि से इसमें अपादान कारक होता है। कौन सा कारक? अपादान कारक। यदि मैं उत्तमा की बात करूं तो उत्तमा में या तो लगेगा आपका सबसे, सबसे, या फिर लगता है तम वाक्य में। क्या लगेगा? सबसे। ये सबसे होता है कि सभी में, बहुतों में से किसी एक को अच्छा बुरा बतलाया जाए तो वहां उत्तमावस्था होती है। या फिर कह सकते हैं बहुतों में से तुलना की जाती है तो वहां उत्तमावस्था होती है। ठीक है। जैसे कि राम सबसे सुंदर है, तो सबसे, सभी में से तुलना हो रही है, तो ये वाक्य किसका होगा? उत्तमावस्था का होता है। अब बात करने वाले हैं साथियों हम विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। साथियों, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? हम यदि बात करें विशेषण के प्रकारों की, तो विशेषण के प्रकार मुख्य रूप से 4 होते हैं और आपके एनसीईआरटी में 5 दिए हुए होते हैं। प्रकार, यदि मैं प्रकारों की बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं? एनसीईआरटी में 5 और आपके वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 दिए होते हैं। 5 कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। 5 होते हैं साथियों। पहला होगा आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। यदि साथियों मैं बात करती हूं सेकंड भेद की, तो सेकंड भेद होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। यदि मैं तीसरे भेद की बात करूं तो साथियों तीसरा भेद होता है संकेतवाचक विशेषण, या फिर कह सकते हैं परिमाणवाचक। संकेत को बाद में लिखेंगे, परिमाण वाचक विशेषण। यदि मैं एनसीईआरटी के तहत चौथा भेद देखती हूं तो चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और 5वां भेद होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। पहला है साथियों गुणवाचक विशेषण। दूसरे भेद की बात करें संख्यावाचक विशेषण। तीसरे भेद की बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण। चौथे भेद की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण और 5वें भेद की बात करें तो व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे इन्हें हम ट्रिक के जरिए भी समझ सकते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा में आपके 4 ही आते हैं।
कितने आते हैं? 4। क्यों? क्योंकि पांचवा जो भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण, इसको समाहित कर लिया गया है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। यदि मैं एनसीईआरटी के तहत देखती हूँ तो आपके 5 भेद, और आप प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो 4 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि पांचवा भेद व्यक्तिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण के अधीन समाहित कर लिया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं इनको याद करने की ट्रिक। सास के पग धो, क्या आजकल कोई धोता है? नहीं, तो हम इसको भी साइलेंट कर देंगे। के और दो को साइलेंट कर दो, सास के पग दो, इसलिए कोई धोता नहीं है, तो इन दोनों को काट दो और इधर सासे निकालो। पहला निकालो सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सासे निकालो संख्यावाचक विशेषण। साथियों संख्यावाचक विशेषण। पास से साथियों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। गा से निकालो साथियों गुणवाचक विशेषण। तो कितने हो गए? प्रतियोगी परीक्षा में 4 ही पूछे गए हैं, जबकि व्यक्तिवाचक विशेषण आपका किसमें समाहित कर लिया गया है? गुणवाचक में समाहित कर लिया गया है। उसके बाद में साथियों बात करते हैं पहले भेद की। तो पहला भेद साथियों होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। साथियों यदि हम गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन की बात करें तो संज्ञा तथा सर्वनाम के, संज्ञा तथा सर्वनाम के या व्यक्ति या वस्तु की कौन सा पढ़ रहे थे? भेद। भेद पढ़ रहे हैं हम गुणवाचक। किसका बोध करवाता है? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, स्पर्श के आधार पर, लंबाई के आकार के आधार पर, गंध के आधार पर बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भी या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का किस किस के आधार पे? स्पर्श के आधार पर, गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, आकार के आधार पर बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहली हेडिंग में मैं गुण डालूं तो ये गुण होते हैं। जैसे मैंने कहा साथियों ईमानदार, तो ये भी क्या है? एक तरह से गुण है। मैंने कहा सच्चा, अच्छा, बढ़िया, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आपके गुण होते हैं। ईमानदार है, सच्चा है, अच्छा है, बढ़िया है, ये सभी क्या हैं? गुण हैं। दूसरे भेद की बात करें इसी के दोष। यदि हम बात करें और किसके आधार पर बोध होता है? दोष के आधार पर, तो हम लिख सकते हैं बेईमान, ये दोष है। झूठा, ये भी दोष है। और आपका आलसी, कंजूस, लोभी, ये क्या है? दोष हैं। क्या है? ये दोष हैं। तो गुण के आधार पे, दोष के आधार पर आगे है आपका तीसरा स्पर्श के आधार पर। स्पर्श है, जैसे कि ये फर्श चिकना है तो आप कह सकते हो ये क्या है? स्पर्श है। चिकना होना, मुलायम होना, मखमली होना, और आपका हो सकता है खुरदरा होना। ये क्या है? हम इन्हें स्पर्श के आधार पर भी बोध करवा सकते हैं। ये विशेषण शब्द है जो स्पर्श के आधार पर बोध कराते हैं। आगे जैसे हम बात करें आकार की, गुणवाचक में हम आकार की बात करें तो आपको पता है आकार है, जैसे रंग है, जैसे दिशा है या दशा है। क्या है? दशा है। दशा है,
इनके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, गंध है, इनके आधार पर हम गुणवाचक विशेषण की पहचान कर सकते हैं। जैसे आकार है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, छोटा है, ये सभी क्या है, आकार का बोध कराते हैं। रंग है, जैसे काला है, पीला है, नीला है, ये भी साथियों क्या होते हैं, कलर्स नेम होते हैं या रंग का बोध कराते हैं। आगे जैसे दशा है, अमीर है, जैसे साथियों गरीब है, जैसे साथियों सुख है, आगे साथियों दुख है, ये क्या है, ये दशा का बोध कराते हैं। आगे जैसे गंध है, खुशबू है, सुगंध है, आगे सुगंध है, क्या है, सुगंध है। आगे साथियों बदबू है। ये सभी क्या हैं, ये सभी साथियों गंध विशेषण या ये शब्द जो विशेषण शब्द है, ये गंध का बोध कराते हैं। ये शब्द आपकी दशा का बोध कराते हैं, ये शब्द आपका रंग का बोध कराते हैं, इधर आपका आकार का बोध कराते हैं। और एक और आता है, जैसे हम कहते हैं काल, किसे कहते हैं, काल। और काल का बोध किससे होता है, जैसे नया है, ये एक स्थिति दर्शाता है। ये सर क्या हो रहा है इसमें, जैसे नया है, पुराना है, और आपका भविष्य है, भूत है, वर्तमान है, ये सभी काल में बोध कराते हैं। जैसे क्षण भंगुर है, ये स्थिति का बोध करवाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्थिति का भी बोध करवाते हैं। स्थिति तथा काल के आधार पर विशेषण शब्द। हम वाक्य देखते हैं साथियों, वाक्य किस प्रकार से आते हैं, वाक्य देखते हैं। जैसे राजस्थान में बेरोजगारों की कमी नहीं है, की कमी नहीं है। साथियों राजस्थान में बेरोजगारों की कमी नहीं है, ये क्या है, एक तरह से दोष है। किस दोष है ये, किस तरह से एक दोष है। राजस्थान में बेरोजगार, बेरोजगार क्या हो गया, एक दोष। जैसे मैंने कहा इस कक्षा में ईमानदार विद्यार्थी बैठे हैं। विद्यार्थी कैसे हैं, विद्यार्थी कैसे हैं साथियों, ईमानदार। तो ये क्या है, गुण के आधार पर दर्शा दिया गया है। ये वाक्य गुण के आधार पर बोध करवा रहा है, ये बेरोजगार दोष के आधार पर करवा रहा है। जैसे आम मीठा है, तो मीठा शब्द क्या होता है, स्वाद के आधार पर। आगे जैसे मैं कहूं इमली खट्टी है, इमली कैसी है, खट्टी है। फर्श चिकना है, फर्श चिकना है। विद्यार्थी सुंदर हैं, आगे साथियों यदि बात करें, विद्यार्थी सुंदर हैं, फर्श चिकना है, कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े गीले हैं, कपड़े गीले हैं। तो ये गीला शब्द भी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने उदाहरणों की बात की थी, और आप पहचान कैसे करोगे। राजस्थान में बेरोजगारों की कमी नहीं है, वाक्य आपके सामने हो तो आपको देखना है बेरोजगार, बेरोजगार किसका बोध करवा रहे हैं, एक दोष का बोध करवा रहे हैं। इधर ईमानदार शब्द है, तो ईमानदार किसका बोध करवा रहा है, गुण है, और गुणवाचक में किस में जाता है, गुणवाचक विशेषण होता है। इधर स्वाद के आधार पर मीठा है, इधर खट्टा स्वाद के आधार पर है, इधर स्पर्श के आधार पर है। ठीक है, उसके बाद में उदाहरण देखते हैं, कपड़े गीले हैं। तो ये गीला भी क्या है,
एक तरह से दशा का बोध करवा रहा है। सूखा गीला ये भी क्या है, दशा का बोध कराते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपके विशेषण है। विशेषण में हमने बात की थी किसकी, विशेषण में हमने बात की थी गुणवाचक विशेषण की। किसकी, गुणवाचक विशेषण की। यदि हम गुणवाचक विशेषण की बात करें तो आपको पता ही होगा, दशा, दशा, गुण, दोष, दशा, गुण, दोष। आगे आप कह सकते हैं स्पर्श, आगे कह सकते हैं कल, काल, गुणवाचक विशेषण। एक तो होता है साथियों गुण, एक होता है स्पर्श, एक होता है आपका दशा, एक होता है आपका गंध, एक होता है आपका स्वाद। स्वाद के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, इसमें गुण को पहचान सकते हो, ये गुणवाचक विशेषण होता है। आगे हम बात करते हैं सेकंड की, और सेकंड होता है साथियों संख्यावाचक। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आपको पता ही चल रहा है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की क्या बतलाते हैं, संख्या बतलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो संख्या तथा उस किसकी, संज्ञा तथा सर्वनाम की क्या बतलाते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यदि मैं इनके भेद की बात करूं तो इनके दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है साथियों निश्चय, या फिर कह सकते हैं निश्चित, और एक होता है आपका अनिश्चित। निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। हम कह सकते हैं निश्चय भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, निश्चित। निश्चित, एक तो निश्चित होता है और दूसरा अनिश्चित होता है। यदि आपसे पूछा जा रहा है संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपको दो देने चाहिए, पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित। आगे बात करते हैं निश्चित में क्या होता है और अनिश्चित में क्या क्या होते हैं। यदि मैं निश्चित की बात करूं, यदि मैं निश्चित की बात करूं, इधर होता है साथियों अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। नाम से ही पता चल रहा है संख्या होंगी इसमें निश्चित। निश्चित का मतलब होता है जैसे 10, 20, 3, 4, 6, 8, 12, दोनों ओर, चारों ओर, दोनों ओर, 8, दोनों ओर, और दूसरा है आपका चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर। हमें देखना है संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यदि मैं बात करूं 10 क्या है, विद्यार्थी। क्या है, विद्यार्थी। हमें पता है, हम गिन सकते हैं और निश्चित संख्या है। आगे जैसे मैंने कहा 20 अध्यापक, 3 आदमी, 4 औरत, 6 पैसे, 8 रुपए, दोनों ओर बाजार, चारों ओर तालाब या उद्यान, कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये निश्चितता का बोध करवा रहे हैं। जैसे निश्चित है 10 विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी हैं क्लास में, 10 विद्यार्थी। मैंने कहा कक्षा में हमेशा 20 अध्यापक रहते हैं, कक्षा में 20 अध्यापक हमेशा रहते हैं। ये क्या है, किसका वाक्य है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। मैंने कहा 3 आदमी जा रहे थे, तो 3 आदमी निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैंने कहा 4 औरत गा रही थी, मैंने कहा 4 औरत गा रही थी, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैंने कहा मुझे 6 पैसे दो, तो इसमें एक निश्चित संख्या है, कितने पैसे, 6 पैसे।
मैंने कहा उसे 8 रुपए दे दो, मैंने कहा उसे 8 रुपए दे दो, तो आपके सामने निश्चित संख्या है कि आपको कितने पैसे देने हैं, रुपए देने, 8 रुपए। यदि मैंने आपके सामने उदाहरण में रख दिया दोनों ओर, तो आपको पता है दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ क्या है, बाजार है। मैंने कहा चारों ओर, तो हमारे चारों तरफ जैसे पहाड़ हैं, जैसे मैं कह सकती हूँ चारों तरफ तालाब है, तो ये क्या है, ये निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं। इधर मैं जैसे इसे लिखूं हजारों, साथियों क्या लिखूं, हजारों। इधर मैं लिखूं लाखों, इधर मैं लिखूं करोड़ों, इधर मैं लिखूं अधिक, इधर मैं लिखूं कम, ठीक है। इधर मैं लिखूं पर्याप्त या कुछ, मैं इधर लिखूं ज्यादा, चलो कुछ को छोड़ देती हूं, ज्यादा, क्या लिख देती हूं इधर, ज्यादा। इतनी ही जगह है हमारे पास, ज्यादा। जैसे मैंने कहा हजारों विद्यार्थी सेमिनार के दौरान आए थे, हजारों विद्यार्थी सेमिनार के दौरान आए थे। अब हमें कंफर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि हजारों कोई निश्चित संख्या नहीं है। हजारों 10 लाख भी, 10,000 भी हो सकते हैं, 9,000 भी हो सकते हैं, 8,000 हो सकते हैं, तो हजारों की संख्या 1,000 हो सकती है। तो ये क्या है, हजारों में हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उसी प्रकार मैंने कहा कि रेल दुर्घटना में, या फिर कह सकते हैं आतंकी हमले में लाखों लोग की जान चली गई, लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों की जान चली गई। लाखों, लाख होता तब भी ठीक था, 1 लाख 2 लाख, लेकिन लाखों यहाँ किसी भी संख्या का निश्चितता का बोध नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या शब्द है, लाखों शब्द है। ऐसे ही करोड़ों रुपए व्यर्थ चले गए, करोड़ों रुपए व्यर्थ चले गए, तो करोड़ और करोड़ों, करोड़ों शब्द में ओ लगने के बाद, बहुवचन बनने के बाद इसकी संख्या अनिश्चितता का बोध कराती है। उसी प्रकार साथियों अधिक विद्यार्थी, विद्यार्थी, उसी प्रकार कम लोग, ज्यादा व्यक्ति, ज्यादा व्यक्ति कह सकते हैं, ज्यादा जानवर कह सकते हैं, कम लोग। तो ये क्या है, ये वो शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, वो सर्वनाम शब्द हैं जिनके सामने हजारों, लाखों, करोड़ों, अधिक, कम, ये संख्या होती है। और ये संख्या कैसी है, अनिश्चितता, जो अनिश्चितता का बोध कराती है। तो वहाँ विशेषण का कौन सा भेद होगा, संख्यावाचक का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उसी प्रकार हम बात करें विद्यार्थी, संख्या निश्चित है, 20 संख्या निश्चित है, 3 संख्या निश्चित है, चारों दोनों ओर ये भी संख्या निश्चित है। तो साथियों यहाँ ये दो भेद होते हैं किसके, संख्यावाचक विशेषण के। हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद, किसके, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो इसके भेद होते हैं साथियों दो नहीं सॉरी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद देखते हैं कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण, दूसरा साथियों होता है आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, तीसरा होता है गणनावाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद में चौथा होता है समूह या समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। साथियों यदि मैं क्रम की बात करूं तो क्रम में पढ़ते हैं आप 1 2 3, या फिर कह सकते हैं 1 2 3, शब्दों में लिखे तो 1 2 3। उसी प्रकार साथियों यदि मैं आवृत्ति की बात करूं,
आवृत्ति की बात होती है और गणना की होती है। जैसे आवृत्ति की यदि मैं बात करूं तो दुगुना, इसकी दुगुना, तिगुना, तो ये क्या होता है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। यदि मैं समुदाय की बात करूं तो दोनों ओर, दोनों ओर, चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर। यदि मैं आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति होती है, आवृत्ति तो होती है साथियों तिगुना और चौगुना, दुगुना, चौगुना। यदि मैं गणना की बात करूं तो पहला और दूसरा, इस प्रकार से ये उदाहरण चलते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखने हैं कि कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक और चौथा होता है समूह या समुदायवाचक विशेषण। यदि मैं क्रम की बात करूं तो 1 2 3, यदि गणना करते हैं किसी भी चीज की तो कैसे कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। उसी प्रकार यदि मैं समूह की बात करूं तो ये समूह का बोध करवाते हैं और इधर मैं आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति दुगुना, तिगुना, चौगुना होता है। आगे यदि साथियों में बात करूं उदाहरणों की, जैसे रेल दुर्घटना में हजारों व्यक्ति घायल हो गए, घायल हो गए। यदि साथियों में बात करूं आतंकी हमले में, आतंकी हमले में, आतंकी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। यदि मैं बात करूं कोचिंग में हर समय 10-20 अध्यापक रहते हैं, यदि मैं बात करूं कक्षा में 100 विद्यार्थी बैठे हैं, दस 20 अध्यापक रहते हैं, इधर सैकड़ों हो गया, इधर हजारों हो गया, इधर 100 विद्यार्थी बैठे हैं। मैंने कहा सड़क पर 4 महिलाएं जा रही थीं, तो कितनी महिलाएं, 4, निश्चितता का बोध करवा रहे हैं। ये वो शब्द है जो निश्चितता व अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। देखते हैं कौन कौन से, जैसे रेल दुर्घटना में हजारों, अब इनकी संख्या कंफर्म नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करवा रहे हैं, अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। आतंकी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए, अब ये भी निश्चितता का बोध नहीं करवा रहे हैं, सैकड़ों, हमें नहीं पता कितने लोग मारे गए थे। कोचिंग में हर समय 10-20 अध्यापक रहते हैं, जब 2 संख्याएं साथ साथ में आती हैं तो वहां भी अनिश्चितता का बोध होता है। यदि निश्चित संख्या के बाद में अप्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो भी वहां अनिश्चितता का बोध शब्द कराते हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो 100 विद्यार्थी, ये आपका निश्चितता का बोध करवा रहा है कि कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 100 विद्यार्थी। यदि मैं बात करूं कोचिंग में हर समय 10-20 अध्यापक रहते हैं, 10-20 अध्यापक, तो ये 10-20 अध्यापक क्या है साथियों, इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ निश्चित संख्या नहीं है। सड़क पर 4 महिलाएं, अब यहाँ हमारी निश्चित संख्या है, कितनी महिलाएं जा रही हैं, 4 महिलाएं जा रही हैं। उसके बाद में देखते हैं और उदाहरण, जैसे मैंने कहा 10 जानवर ₹20
2.5 पैसे। तो इस प्रकार से उदाहरण हो तो ये भी किसका बोध करवा रहे हैं, ये निश्चित संख्यावाचक का बोध करवा रहे हैं। कौन सा संख्यावाचक का उदाहरण, निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको निश्चित संख्या का ही बोध होने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। किसकी, तीसरा नंबर है आपका परिमाणवाचक विशेषण। साथियों यदि हम बात करें परिमाण की तो परिमाण से पता ही चल रहा है 20 विशेषण शब्द जो मात्रा एवं तोल का बोध कराते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का शब्द अर्थ ही होता है मात्रा एवं तोल, या फिर कह सकते हैं नाप तोल। जहां नापने की बात हो, तोलने की बात हो, इंच की बात हो, मीटर की बात हो, सेंटीमीटर की बात हो, नापने प्लस तोलने की बात हो, वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। यहां हम समझते हैं जैसे मैंने कहा थोड़े विद्यार्थी और इधर कहा मैंने थोड़ा पानी। तो साथियों इसमें अंतर क्या है, थोड़े विद्यार्थी और थोड़ा पानी। देखो साथियों विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं और गिनने के बाद ये सामने क्या है, थोड़ा, तो अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। जबकि थोड़ा पानी को हम गिन नहीं सकते, ये गणनीय नहीं है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। तो ये क्या है, इसे सिर्फ हम तोल सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, परिमाणवाचक। और परिमाण में कौन सा भेद, परिमाण का अनिश्चित, कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये होता है, ये समझने वाली बात है, जो गणनीय होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है वह तो होते हैं संख्यावाचक, और जिन्हें नहीं गिना जा सकता वह होते हैं परिमाणवाचक। अब बात आती है क्या परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। जी हाँ, इसके भी दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से, पहला है आपका निश्चित, दूसरा है आपका अनिश्चित। पहला भेद कौन सा है, निश्चित, और दूसरा भेद कौन सा है, अनिश्चित। जिन्हें हम गिन सकते हैं संख्यावाचक, जिन्हें हम नहीं गिन सकते तो वे उदाहरण किस में जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण के तहत जाते हैं। आगे देखते हैं अब इनको भी, निश्चित प्लस अनिश्चित। निश्चित और दूसरा है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। साथियों पहला है आपका निश्चित और दूसरा है आपका अनिश्चित। यदि मैं निश्चित की बात करूं, यदि मैं निश्चित की बात करूं तो अपने नाम से ही ये निश्चितता का बोध करवा रहा है। देखते हैं उदाहरण, जैसे मैंने कहा 20 इंच, 10 मीटर, नापने तोलने की बात होगी 10 किलो, 6 लीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 गज। ये क्या है, ये दर्शाते हैं आपके साथियों और आपके 20 मीटर हो गया, 20 किलोमीटर, ये साथियों होते हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ नापने तोलने की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ और सिर्फ नापने तोलने की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। साथियों परिमाणवाचक में हमेशा नापने तोलने की मात्रा या इकाई का बोध किया जाता है। आगे जैसे हम बात करें 20 इंच, 20 इंच कपड़ा, 20 इंच कपड़ा। आगे मैंने लिखा 10 मीटर, 10 मीटर दूरी।
आगे लिखा मैंने 10 किलो आम, 6 लीटर दूध, 5 सेंटीमीटर कपड़ा, 10 गज की दूरी और 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की भी दूरी, 6 इंच या फिर कह सकते हैं 2.5 इंच और 2.5 इंच की जैसे वर्षा। ये क्या है? ये आपकी सिर्फ नापने वाला यंत्र है, तोलने वाली इकाई है, और ये सभी इकाई से जो नापने तोलने की इकाई से प्रदर्शित होते हैं उन्हें कहते हैं हम, जो निश्चित नापने तोलने की इकाई होती है, जैसे 2.5 है, 20 है, 10 है, 10 है, 6 है, 5 है, 2 है, तो ये निश्चितता का बोध करवा रही है। और किसमें? परिमाण का मतलब होता है इंच में, इंच, मीटर, किलो, लीटर, सेंटीमीटर, गज, किलोमीटर। तो ये सभी किसमें आएंगे? ये सभी आते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। उदाहरण कैसे बनेगा? जैसे यही समझ लेते हैं उदाहरण। आज जयपुर में 2.5 इंच वर्षा हुई। आज जयपुर में 2.5 इंच वर्षा हुई। तो 2.5 इंच, क्या हम 2.5 इंच को गिन सकते हैं? नहीं, इन्हें सिर्फ हम नाप सकते हैं, ये नापने की इकाई होती है। क्या 20 इंच कपड़े को हम गिन सकते हैं? वर्षा को हम गिन सकते हैं? नहीं। कपड़ा सिर्फ इस इकाई में, इंच वाली इकाई में नापने का काम होता है। 20 इंच हम कपड़ा ले सकते हैं। दूरी, क्या दूरी को हम गिन सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मीटर से नापी जाती है। उसी प्रकार से आम को हम गिन सकते ही नहीं। जब हम ज़्यादा क्विंटल की बात करें, जैसे 1.5 कुंटल गेहूँ, 2.5 कुंटल अनाज, तो क्या हम इसको गिन सकते हैं? नहीं। हम 1 किलो आम को आराम से गिन सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा आम होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते। क्या करते हैं? तोलकर ही, तोलने की इकाई से ही इनका मापन किया जाता है। दूध है, क्या दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं। क्यों? वह हमेशा लीटर में ही तोला जाता है। वैसे ही कपड़ा होता है और वैसे ही दूरी होती है। आगे हम अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चितता में साथियों निश्चित संख्याओं का बोध नहीं होगा। कैसे होगा? अनिश्चित इकाई का बोध होगा। पहली बात करें, जैसे कुछ, ज़्यादा, अधिक, न्यून, ये ऐसे शब्द हैं जो कि अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कुछ कपड़ा, ज़्यादा दूरी, अधिक वर्षा, न्यून वर्षा, हजारों कुंटल गेहूं, हजारों क्विंटल गेहूं। तो कुछ ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसी इकाई हैं जो कि अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कपड़ा कैसा है? कुछ है। दूरी कैसी है? ज़्यादा है। वर्षा कितनी है? अधिक है। वर्षा है, न्यून है, गेहूं है, हजारों कुंटल। जिन्हें हम निश्चित नहीं कर पाते वो शब्द हमेशा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। साथियों, इतना समझ में आया ही होगा। आगे बात करते हैं, जैसे नोट की बात करते हैं। संख्यावाचक समझने के लिए हम संख्यावाचक को कैसे समझेंगे? संख्यावाचक विशेषण गणनीय होता है। गणनीय का मतलब होता है गिना जा सकता है। गणनीय का मतलब होता है गिना जा सकता है। जबकि परिमाणवाचक विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण अगणनीय होता है। अगणनीय का शाब्दिक अर्थ होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। संख्यावाचक विशेषण गणनीय होता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण अगणनीय होता है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ये क्या है साथियों? ये नोट है जिससे कि आप संख्यावाचक विशेषण प्लस
परिमाणवाचक विशेषण को आराम से पहचान सकते हो। जैसे कि उदाहरण, थोड़ा पानी और थोड़े विद्यार्थी। ये क्या है? ये तो है थोड़ा पानी अनिश्चित, पानी को हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल सकते हैं, इसकी इकाई को महसूस कर सकते हैं। इकाई, नापने तोलने की इकाई से ही इसे तोला जाता है, नापा जाता है। तो ये किस में जाता है? परिमाणवाचक में। ये तोलने का काम करेगा तो परिमाणवाचक में, नापने का काम करेगा तो भी परिमाणवाचक में। विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य है तो किस में जाएगा? ये उदाहरण संख्यावाचक का उदाहरण होता है। साथियों, आगे हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरणों के। चाय के लिए कुछ दूध बचाकर रखना, दूध बचाकर रखना। चाय के लिए कुछ दूध बचाकर रखना। कुछ दूध को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, हम दूध को गिन नहीं सकते। ऐसे ही बाजार से 5 किलो आम लाना। तो ये निश्चित है, 5 किलो है और 5 किलो में क्या हो गया? आम। तो ये क्या है? निश्चित। आगे हम बात करते हैं, बाजार से 10 मीटर रस्सी लाना। रमेश बाजार से 20 मीटर कपड़ा लाना। सुरेश दुकान से 10 किलो चीनी लाना। तो साथियों, ये आपके उदाहरण हैं। यदि हम देखते हैं इनमें किस में निश्चितता और किस उदाहरण में अनिश्चितता का बोध होता है। यदि में कुछ शब्द आ रहा है आपका अनिश्चित, तो यहाँ तक तो सभी को पता है ये कुछ शब्द अनिश्चित का बोध करवा रहा है। दूध, क्या हम दूध को गिन सकते हैं? यदि हम गिनते तो संख्यावाचक का होता है, यदि हम नहीं गिन रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा? परिमाणवाचक का। ये उदाहरण किसका हो गया? फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे जैसे बात करें बाजार से 5 किलो, तो यहाँ 5 क्या है? 5 है यहाँ निश्चित। क्या है? निश्चित। किलो आम को हम गिन सकते हैं? नहीं, ये किलो की बात हो रही है तो ये किस में हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे हम बात करें 10 मीटर रस्सी, क्या हम रस्सी को गिन सकते हैं? नहीं, तो नहीं गिन सकते तो परिमाणवाचक। अब देखते हैं आगे क्या है? मीटर फिक्स है 10, तो ये निश्चितता का बोध करवा रहा है। अब किसका उदाहरण हो गया? निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण। इसी प्रकार रमेश बाजार से कितने मीटर? 20 मीटर, तो 20 मीटर है तो निश्चित है। अब देखते हैं ये संख्यावाचक है या फिर आपका परिमाणवाचक विशेषण है। यदि मैं बात करूं कपड़ा की, तो कपड़े को हम गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसे सिर्फ इंच में नापा जाता है। तो ये किसका हो गया? निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण। उसके बाद में हम बात करते हैं सुरेश दुकान से 10 किलो चीनी लाना। तो ये 10 किलो का अर्थ होता है साथियों, 10 है तो निश्चित संख्या है, किलो की बात हो रही है निश्चित संख्या है, और चीनी की बात हो रही है तो परिमाणवाचक है। ज्यादातर इसमें द्रव्यवाचक के उदाहरण रखे जाते हैं। किसमें? परिमाणवाचक में। आगे बात करते हैं भेद कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण साथियों, सार्वनामिक विशेषण होते हैं संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम शब्द आए और संज्ञा की विशेषता बतलाए तो वहां
सार्वनामिक विशेषण होता है। किस किस को छोड़कर, किस किस को छोड़कर। देखते हैं, पहले पुरुषवाचक सर्वनाम प्लस किसको छोड़कर, पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर और आपका एक निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर। सभी सर्वनामों में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो निश्चयवाचक के उदाहरण के देखते हैं हम। अनिश्चय आपका प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इन चार के अकॉर्डिंग हम सार्वनामिक विशेषण बना सकते हैं, जबकि ये दो पुरुषवाचक प्लस निजवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण में नहीं होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम प्लस निजवाचक सर्वनाम, ये सार्वनामिक विशेषण के तहत नहीं आते, जबकि आप निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध, इनसे आप सार्वनामिक विशेषण बना सकते हो। उदाहरण के लिए, कौन सा पुष्प आपको पसंद है, या कौन सा पुष्प पसंद है, पहला उदाहरण। दूसरा, यह मकान मेरा है, यह मकान मेरा है। जो लड़की कल पढ़ने आई थी वह आज नहीं आई। आगे, ये साथियों कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे पहले कि पुष्प से पहले आपको प्रश्नवाचक दिख रहा है, संज्ञा से पहले आपको क्या दिख रहा है? कौन सा, कौन सा, कौन सा। आगे बात करें, यह मकान, मकान से पहले कौन है? यह। लड़की से पहले कौन है? जो। लड़की से पहले कौन है? जो। कोई मकान में बैठा है, तो कोई है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनाम के बाद में कौन आ रहा है? आपका संज्ञा शब्द मकान। तो ये भी क्या है? अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण की पहचान है। आगे देखते हैं पुष्प। पुष्प संज्ञा है और संज्ञा से पहले कौन आ रहा है? कौन सा। तो ये कौन सा किसका भेद है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का भेद है। किसका भेद है? ये किसका भेद है? ये भेद है आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद में साथियों मकान। मकान क्या है? संज्ञा है और संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम दिखे तो यह क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा भेद है? यह मकान मेरा है, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। निश्चितता का बोध करवा रहा है, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आगे यदि मैं बात करूं, जो लड़की
कल पढ़ने आई थी, जो लड़की कल आई थी वह आज नहीं आई। तो ये संबंध प्रकट कर रहा है, जो लड़की आई थी वह आज नहीं आई। तो ये संबंध है यह और वह से, जो और सो से। तो ये किस में चला जाएगा? ये आपका संबंध सार्वनामिक विशेषण में आता है। वह पेन, वह क्या है? सर्वनाम है, पेन संज्ञा है, तो ये भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आगे यदि साथियों में बात करूं हथियार, हथियार क्या है? इसमें संज्ञा है और संज्ञा से पहले सर्वनाम है, तो इसमें भी सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करती हूँ साथियों ये जो आपका सार्वनामिक विशेषण है ये आपको समझ में आया होगा। आगे एक पांचवा भेद हम एनसीईआरटी के तहत पढ़ते हैं। पांचवा भेद कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। यदि साथियों में बात करूं व्यक्तिवाचक विशेषण की, तो आपको पता है व्यक्ति के आधार पर जो प्रसिद्धता मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो स्थान के आधार पर विशेषण शब्द हैं, पहचान हो गई है स्थानों की, वह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत डाले गए हैं। जैसे खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जापानी खिलौने। तो स्थान विशेष के आधार पर विशेषता बतलाए उन्हें क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे हम बात करें बनारसी, बनारस के आधार पर क्या हो गया? बनारसी साड़ी। साथियों यदि बनारस शब्द होता तो संज्ञा, लेकिन बनारसी शब्द सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि बनारसी शब्द में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, तो आपको बताना है बनारसी शब्द कौन सा होता है? विशेषण का होता है। जापान शब्द होता तो संज्ञा होता, लेकिन जापानी है, अब क्या है? ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट जैसे जोधपुरी कोट। जोधपुरी का कौन फेमस है? कोट। जोधपुरी का कोट फेमस है। जोधपुरी का क्या फेमस है? कोट फेमस है। जोधपुरी कोट। जैसे मैं कहूँ बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। तो ये स्थान विशेष के आधार पर जो प्रसिद्धि होती है, स्थान विशेष के आधार पर जो प्रसिद्धि होती है, सभी उदाहरण व्यक्तिवाचक विशेषण में डाले जाते हैं। जैसे विशेषण शब्दों की संख्या बहुत कम है। साथियों विशेषण शब्द बहुत कम है, लेकिन हमने संज्ञाओं से विशेषण शब्दों का निर्माण कर लिया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपसे पूछा जाए निम्न में से विशेषण शब्द है, निम्न में से विशेषण शब्द है। पहला है आपका ईर्ष्या, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है अर्थ और चौथा है आपका अंक। आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द कौन सा होगा साथियों? ईर्ष्या। ईर्ष्या अपनी भाववाचक संज्ञा होती है और भाववाचक के अंदर आपकी मूल संज्ञा होती है। ठीक है, उसके बाद में हम आर्थिक को देखते हैं और उसके बाद में हम पहले इनकी बात कर लेते हैं अर्थ। अर्थ शब्द संज्ञा है और संज्ञा शब्द से ही अर्थ से क्या बना है? आर्थिक। क्या बना है? आर्थिक। विशेषण क्या बना है? आर्थिक। आंसर आपका बी सही है। कौन सा सही है? बी, क्योंकि ये अर्थ से क्या बना है? आर्थिक। अंक है, संज्ञा शब्द है और अंक से हम विशेषण शब्द बनाएंगे तो आंकिक। ये भी आपको साथियों याद रखने होंगे। मैंने बात की थी साथियों आज विशेषणों की और विशेषणों के प्रकार की। विशेषणों के प्रकार मैंने बताए थे एनसीईआरटी के तहत 5 और प्रतियोगी परीक्षा के तहत 4। पहला मैंने बात की थी गुणवाचक की, सीधा सीधा भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। दूसरी बात की थी मैंने संख्या की,
तीसरे भेद की बात की थी मैंने परिमाण की, और चौथे भेद की बात की थी मैंने कौन सी? सार्वनामिक विशेषण की, सार्वनामिक विशेषण की। और पांचवें भेद एनसीईआरटी के तहत मैंने भेद की बात की थी कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। यदि मैं व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करूं तो क्षेत्र के आधार पर जो विशेषता है, विशेषण की विशेषता बतला रहा है, वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जबकि सार्वनामिक की बात करूं तो सर्वनाम के दो भेदों को छोड़कर, पुरुषवाचक प्लस निजवाचक को छोड़कर, बाकी के चार के अकॉर्डिंग सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। कौन कौन से चार? पहला है निश्चय सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है आपका अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है आपका साथियों प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, और चौथा है साथियों आपका कौन? चौथा है निश्चय हो गया, अनिश्चय, प्रश्न और आपका है संबंध। सार्वनामिक विशेषण, इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। आगे हम देखते हैं परिमाणवाचक के क्या भेद होते हैं। परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। पहला भेद होता है निश्चय या निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित। साथियों आपको सिर्फ यही याद रखना है कि परिमाण में नापने तोलने वाली मात्रा होनी चाहिए। जिनकी संख्या निश्चित है तो निश्चित में चले जाएंगे शब्द, और जिनकी संख्या अनिश्चित है तो अनिश्चित के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार संख्यावाचक के भेद हैं, तो संख्यावाचक के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और पहले गुण के आधार पे हमने बात की थी, तो गुण में आपको स्थिति दर्शानी है। क्या दर्शानी है? स्थिति दर्शानी है। गुण के आधार पे आपको दोष दर्शाने हैं, गुण के आधार पे आपको गुण दर्शाने हैं, गुण के आधार पर आपको स्पर्श दर्शाना है, गुण के आधार पर आपको काल दर्शाने हैं, गुण के आधार पे आपको गंध दर्शानी है। तो ये जो भी व्यक्ति और वस्तुओं के आकार का बोध होता है, इनके आधार पर बोध होता है, सभी शब्द गुणवाचक में डाले जाते हैं। आज के लिए इतना ही।